अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू एट 5। मैं हूं फरहान शब्बीर। अहम खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर सिंध के इंतखाब के हवाले से, जिनके मुतालिक अब खबरें कुछ इस तरह से आ रही हैं कि निशकारी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद जुबैर साहब के हवाले से ज़्यादा नाम आ रहा है कि वो इस दौड़ में आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहा गया था कि डिवोर्स से वापसी के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नए गवर्नर सिंध के नाम का ऐलान कर देंगे, जिसको अभी मजीद हम देखने के लगता है कि 3-4 दिन और लगेंगे। इशरतुल इबाद साहब 14 साल का अपना गवर्नरशिप का अरसा मुकम्मल करने के बाद जब रुखसत हुए तो उनकी जगह पे सईद उज़्मा सिद्दीकी मरहूम ने इस मनसब को संभाला था। 2 महीने की मुख्तसर अरसे के लिए ही वो गवर्नर के ओहदे पर रहे, जिसमें अक्सर व बेशतर सेहत की उनकी जो नाजुक सूरत हाल थी, उनके मसाइल का उनको सामना करना पड़ा। उसके बाद मुख्तलिफ नाम इस दौड़ में सामने आ रहे थे, जिनमें सियासी शख्सियात से लेकर माफ़ कीजिएगा गैर सियासी और कारोबारी शख्सियात भी थी। सियासी शख्सियात की अगर बात की जाए तो उनमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब का नाम खासा लिया जा रहा था। निहाल हाशमी सेनेटर, उनका भी नाम था। सलीम रजा साहब थे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि ये लोग हैं जो कि सियासी तौर पर फ़ाल हैं, मुतहरिक हैं, और सिंध में जो मुस्लिम लीग नवाज की इस वक्त हालत है, कमज़ोर पोजीशन है, उसको मजबूत करने में ये लोग अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान हुए, निहाल हाशमी हुए, सलीम रजा हुए, ना सिर्फ सिंध की सियासत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, बल्कि वो कराची की भी सियासत और उसकी डायनामिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कोई कारोबारी शख्सियत हो, कोई गैर सियासी शख्सियत हो, जिनमें अगर बात की जाए तो मोहम्मद जुबैर साहब जो कि निजकारी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनका भी नाम आ रहा था। खासे पढ़े लिखे काबिल इंसान है। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर मिफ्ता इस्माइल का नाम भी इस दौड़ में था। साथ साथ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो CEO हैं एसएम मुनीर, एक बड़ी कराची की कारोबारी शख्सियत हैं, अपना एक अलग यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप भी चलाते हैं, FPCI के सदर भी रह चुके हैं, उनका भी नाम इस दौड़ में शामिल किया जा रहा था। मुस्लिम लीग नवाज सिंध के सदर इस्माइल राहू का नाम भी था। लेकिन 2 तरह की राय सामने आ रही थी कि क्या मुस्लिम लीग नवाज सिंध में किसी फाल सियासी शख्सियत को गवर्नर बनाएगी जो कि सिंध में मुस्लिम लीग नवाज को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए कोशिशें करे। यकीनन उससे पीपल्स पार्टी के सामने एक मुखालफत का तासुर उभर कर सामने भी आता, या फिर किसी कारोबारी या किसी गैर सियासी शख्सियत को बनाएगी। और इसी हवाले से जिस तरह हम देख रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर का नाम खासी हद तक सामने आ रहा है। कहा यह भी जा रहा था कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब के नाम के ऊपर खासा मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ही बड़े हल्के थे जो कि उनके नाम के ऊपर इत्तफाक किए हुए थे, लेकिन एक वाहिद जो सूरत हाल मुशाहिदुल्लाह खान साहब के खिलाफ जाती हुई नजर आई, उनका वो बयान था जिसकी बिना पर उन्हें अपनी वजारत से भी हाथ धोना पड़ा था। वजारत उन्होंने छोड़ दी थी, और वो था साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम के हवाले से उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए थे कि धरने में उनका किरदार था 2014 के। उसके बाद से मुशाहिदुल्लाह खान साहब के नाम के ऊपर उस तरह से बात नहीं की जा रही थी, लेकिन एक तासुर था कि वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, अब हम देख रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर साहब का नाम सामने आया, क्योंकि कराची की कारोबारी जो कम्युनिटी है, तिजारती जो अक्सरियत है, उनका भी एक मुतालबा था, क्योंकि हुकूमत को इस सिलसिले में तीनों पहलुओं पे देखना पड़ रहा था। इतलात ये कारोबारी कम्युनिटी का ये भी कहना था कि आज तक सिंध में जो भी गवर्नर लगाए गए हैं वो या तो सियासी शख्सियात रही हैं, साबिक फौजी शख्सियात रही हैं, इसके साथ साथ हकीम मोहम्मद सईद जैसे सोशल वर्कर भी रहे हैं जो कि उस मनसब के ऊपर आए हैं, लेकिन किसी भी कारोबारी शख्सियत को कभी जो है वो गवर्नरशिप के फ़र्ज के लिए नहीं बिठाया गया, वहाँ पर उसकी वो जिम्मेदारियाँ नहीं दी गई। कराची की कारोबारी कम्युनिटी कराची में अमन व अमान के हवाले से, ऑपरेशन ज़रब अज़ब के हवाले से हमने देखा है कि ख़ासे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करती आ रही है। और पिछले अदवार में जब से कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ है, कराची ऑपरेशन, हालात बेहतर हुए हैं। कराची की जो कारोबारी जो सूरत हाल है, कारोबारी कम्युनिटी है, उसने भी खासा सुख का सांस लिया है, और वो भी एक स्टेक होल्डर के तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात से आगाह करते रहते हैं। यही कहा जा रहा था कि किसी ऐसी ही शख्सियत को चुनने की कोशिश की जा रही है जो कि या तो किसी कारोबारी हवाले से या उस कम्युनिटी को मुतमईन कर पाए, या फिर कोई सियासी शख्सियात होगी। और हमने देखा कि उसमें जो मुख्तलिफ नाम थे सामने, मुशाहिदुल्लाह खान साहब का साबिक वज़ीर माहौलियात रहे थे, कराची की सियासत से बोलने में भी अच्छे हैं, तकरीर में भी अच्छे हैं, गुफ्तगू में भी अच्छे हैं, लेकिन उनका एक बयान उन्हीं के सामने आया, और इस वजह से ये तासुर लिया जा रहा था कि अगर मुशाहिदुल्लाह खान को बनाया जाता है गवर्नर सिंध तो फिर एक मस्बत नहीं बल्कि एक मनफी मैसेज जाएगा उन कुव्वतों की जानिब जो कि नाराज़ थी मुशाहिदुल्लाह खान साहब के हवाले से। फिर हमने देखा कि इस्माइल राहू जो कि मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर भी हैं, उनके हवाले से भी खासा नाम था। इससे पहले गौस अली शाह साहब, मुमताज़ भुट्टो साहब नाराज़ हो चुके हैं इसी बात के ऊपर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उनको इस बात की यकीन दहानियाँ कराई थी
कि गवर्नरशिप के लिए उनके नाम ही लाए जाएंगे, लेकिन फिर मुमताज़ भुट्टो भी नाराज होकर बैठ गए, जो कि मुस्लिम लीग नवाज में शामिल भी हुए थे। एक और उम्मीदवार साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम का भी नाम सामने आ रहा था कि वो भी हो सकता है मुस्लिम लीग नवाज को लेके सिंध में चल रहे हैं और उनके नाम के ऊपर भी गौर किया जा रहा था। लेकिन इस वक्त मोहम्मद ज़ुबैर साहब का नाम बिलखुसूस हम देख रहे हैं कि खासी मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है। इसी हवाले से कुछ बात करेंगे कि मोहम्मद ज़ुबैर किस हद तक इस मनसब को गवर्नर सिंध के संभाल सकेंगे। एक और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था कि सिंध की सियासत में एक अंडरस्टैंडिंग हमेशा से देखी जाती है, वो ये होती है कि वज़ीर आला सिंध जो वज़ीर आला सिंध हो वो अमूमन सिंधी स्पीकिंग होता है और गवर्नर सिंध जो होता है वो उर्दू कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है इस पर कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PSP के रहनुमा रजा हारून साहब। PSP इसको किस तरह से देख रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और फारूक सत्तार साहब बिलखुसूस अहमद चनाए साहब के नाम के हवाले से भी लॉबिंग करते हुए नजर आए थे। रजा हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। रजा हारून साहब, PSP किस तरह से देख रही है कराची की सियासत के हवाले से, सिंध की सियासत के हवाले से? गवर्नर का ओहदा अभी खाली है। एक अमूमी तासुर हमारे यहाँ यही है सिंध के हवाले से कि वजीर आला सिंधी स्पीकिंग होता है, गवर्नर उर्दू स्पीकिंग, और कराची से अमूमन तायुन किया जाता है उनका। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का नाम खासा सामने आ रहा है इस हवाले से, आप क्या कहेंगे? जी, मैं भी ये नाम जो है इसको खबरों में ही देख रहे हैं, खबरों में सुन रहे हैं और जराए और बावसूख जराए से आ रहा है। मुझे तो नहीं मालूम इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सिंध की एक मखसूस डायनामिक है और इस डायनामिक को एड्रेस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमेशा से ऐसा रखा गया है। ये अनरिटन है, कोई लिखा हुआ मायदा नहीं, बिल्कुल एक अनरिटन सी अंडरस्टैंडिंग है कि उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग के दरमियान गवर्नर और वज़ीर आला के ओहदे का ऑल्टरनेट वो होता है। लेकिन ये कोई ऐसा जरूरी चीज भी नहीं। कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए फरहान। हम उस अहद में हैं, उस दौर में हैं जहाँ पे हमें ये फैसले करने चाहिए कि जो भी वज़ीर आला बने, गवर्नर बने या मेयर बने या वज़रा बने, ठीक। तो रजा हारून साहब, लेकिन जिस तरह से अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, उनका सिंध से भी ताल्लुक नहीं है, कराची से भी ताल्लुक नहीं है, गो कि कराची में खासा वक्त उन्होंने गुजारा है, IBA से ही पढ़े हैं, वहां पर पढ़ाया भी उन्होंने। तो आपको लगता है कि कराची या सिंध में उनके मसाइल भी उस तरह से समझ सकेंगे और गवर्नर के तौर पर जो भी गवर्नर के फ़राइज़ होते हैं, कुछ सिंध की आबादी के लिहाज से, उर्दू स्पीकिंग आबादी के लिहाज से, उसका भी वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे? गालिबन राब्ते में दुश्वारी पेश आ रही है। रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से ये हम भी कह रहे थे कि ये कोई एक बाकायदा तो मुआहदा है नहीं, लेकिन एक अनरिटन सी सूरत हाल है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उन फैसलों के हवाले से जो अब आते ही मंजर-ए-आम पे आना शुरू हो गए। जिस तरह वो इलेक्शन कैंपेन में ऐलान करते थे, नारे लगाते थे, अब उनके ऊपर अमल दरामद करते हुए भी नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत 7 मुस्लिम ममालिक हैं, वहां से आने वाले लोगों के लिए वीजे के अंदर बहुत ज्यादा अब छान पटक की जाएगी। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने इशारा दिया है कि यहाँ से आने वाले अफराद को भी बड़ी सख्त किस्म की चेकिंग या इस तरह के सवाल जवाब का सामना करना होगा। एक ब्रेक के बाद कुछ इसी हवाले से बात करेंगे। न्यूज़ 5 में आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात के हवाले से। उन्होंने उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए जिसके तहत 7 मुस्लिम ममालिक जिसमें इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन शामिल हैं, उन ममालिक के आने वाले अफराद के हवाले से वीज़े पर पाबंदी के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से भी कहा गया कि बहुत सख्त अब मामला देखना पड़ेंगे। यहाँ से आने वाले जो लोग हैं अमरीकी वीज़े के ऊपर दरख्वास्तें देंगे, उनको खासी सख्त मराइल से गुजरना होगा। इसके साथ साथ ही कई मुतज़ाद और जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आ रहे हैं। अफगानिस्तान में फिलहाल उन्होंने अमरीकी अफवाज को 2024 का जो प्लान था, स्ट्रेटेजिक मुआहिदा था, उस वक्त तक ही फौजें रखने का ऐलान भी किया। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि क्या इन ताल्लुकात से पाकिस्तान के शहरियों के लिए जो अमरीका जाना चाहते हैं, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियाँ हैं, उनसे वहाँ मौजूद मुसलमानों जो मुसलमान आबादी है, अक्सरियत है वहाँ, जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनके लिए भी क्या मुश्किल वक्त सामने आ रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी साहब। हसन अस्करी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन अस्करी साहब, कैसे देख रहे हैं आप? अमूमन ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक है इंतखाबात में नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मतलब होता है कि आप सियासी तौर पर नारे लगाते हैं लेकिन बाद में उन पर उस तरह अमल नहीं करते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे, कम अज कम इस मामले में हम देख रहे हैं कि उनके नारे भी यही थे। मैक्सिको के साथ दीवार बनाने के, उस पर भी उन्होंने कहा है कि अमल करेंगे।
साथ साथ जिस तरह से अब 7 मुस्लिम ममालिक के हवाले से वीजे के ऊपर पाबंदियों के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों के लिए भी मुश्किल बनाया जा रहा है अमेरिका के सफर को। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जो वादे उन्होंने किए थे, जो बातें उन्होंने कही थी, उनको अब वो नाफिज करने का सिलसिला शुरू किए हुए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका का रोल बैनुल अक़वामी सतह पर काफ़ी कंट्रोवर्शियल समझा जा रहा है। बल्कि उनके अपने मुल्क में जो सिविल लिबर्टीज़ के हक में लोग हैं वो इस किस्म की पाबंदियों पर एतराज़ात कर रहे हैं। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो 7 ममालिक जो हैं जिनका नाम आपने लिया है, उनके शहरियों के लिए तो अब जाना तकरीबन नामुमकिन ही हो गया है। वीज़ा ही उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ कोई ख़ास मखसूस सूरत हाल के अंदर। बाकी ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सऊदी अरेबिया वगैरह है। इस सिलसिले में सिर्फ इतना है कि वीज़े में स्क्रूटनी ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे जो लोग जाना चाहते हैं। जब आप वहाँ की पोर्ट पे लैंड करते हैं तो वहाँ भी जो इमिग्रेशन है आपसे सवालों जवाब जो है वो करेगी। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो कि 9/11 यानी सितंबर 2001 के बाद पाकिस्तानियों के साथ एक मिसट्रीटमेंट हुआ है। उसी किस्म की पॉलिसी अगर इसको नाफिज किया गया जो पाकिस्तान के हवाले से है तो ये होगा, तो उनकी पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन यह है कि उनको वीजा और जाने आने पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान उन 7 मुल्कों में नहीं है। तो हम क्या सोचें, क्या आने वाले वक्तों में ये मामला भी इस हद तक जा सकता है? पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात वैसे भी अमेरिका के अब उस तरह नहीं नजर आ रहे हैं, ना ही वो गर्मजोशी रही है उसमें, और जिस तरह से हम चीन के साथ CPEC के ऊपर अमल कर रहे हैं, लग रहा है कि आगे मजीद तलखियों का शिकार होंगे। तो हम समझेंगे पाकिस्तानी एक्सपोर्ट से लेके पाकिस्तानी लोगों की जाने तक ये पाबंदियां मजीद सख्त हो सकती हैं। देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सिलसिले में जो चीज ज्यादा होने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक असिस्टेंस जो पहले से कम हो गई है, यानी ओबामा के आखिरी साल में कुछ कमी आई है इकोनॉमिक असिस्टेंस की, वो असिस्टेंस अगले फाइनेंशियल ईयर से ट्रंप साहब के ज़माने में मजीद कम हो जाएगी। और अफगानिस्तान के हवाले से जो वहाँ अंदरूनी खलफशार है उस सिलसिले में पाकिस्तान पे काफ़ी दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान के लिए लाजिम है कि वो फॉरेन पॉलिसी में नए ऑप्शंस को ढूंढे, क्योंकि अमेरिका से अब वो ताउन नहीं रहेगा जो ताउन हमने माजी में देखा था। ठीक, तो अफगानिस्तान की अगर बात करें हसन अस्करी साहब, वहां पे अब एक तरफ हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के ये नारे थे कि बस अब बहुत हो गया, आलमी हम पुलिसमैन नहीं बनेंगे, नेटो के इत्तेहाद से लेके नेफ्टा के जो उनका एक मुआहिदा था ट्रेड का कनाडा और मैक्सिको के साथ, उन तमाम मुआहिदात के ऊपर वो नजर डाल रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से हम देख रहे हैं कि वही CIA और पेंटागन की पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं कि 2024 तक अफवाज भी रहेंगी। देखिए, ऐसा लगता था कि जो उन्होंने बातें की हैं अमेरिका फोर्सेस को विड्रॉ करेगा। अमेरिका की जो फौज है वो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो उसमें अब देखना ये है कि अफगानिस्तान में अगर स्टे इनका एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसा कि लग रहा है कि ये स्टे एक्सटेंड होगा, जो उनके तकरीबन 10,000 के करीब फौजी इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, तो फिर इनका जो खर्चा कौन देगा? क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा था कि हम खर्चा पूरा इनका जो गैर मुल्क में ट्रूप्स हैं उनका नहीं देंगे। तो अभी बहुत सा इबाम मौजूद है और हमारा ख्याल ये है कि वो अफगानिस्तान से टोटली विड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ उनके मुफादात हैं और वो अफगानिस्तान ही के हवाले से पाकिस्तान पे दबाव जो है सफारती तौर पर पाकिस्तान पे बढ़ जाए। तो ये आपको लगता है कि फिर इस तरह से जिस तरह हमने देखा कि खुद अफगानिस्तान में खिताब करते हुए ट्रंप ने ये कहा, पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि अमेरिका का जाना अफगानिस्तान से बेहतर है या ना जाना? अगर जाता है अमेरिका और फिर अफगानिस्तान में खाना जंगी इंतशार की सूरत होती तो पाकिस्तान पे भी तो बोझ ही पड़ेगा, महाजरीन का भी, और जो मौजूद यहाँ पर है वो वापस नहीं जा पाएंगे। देखिए, अब पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि दोनों सूरतों में इनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। अगर अमेरिका टोटली विड्रॉ करता है उस सूरत में अफगानिस्तान का अंदरूनी खलफशार बढ़ता है, और अंदरूनी खलफशार बढ़ने का मतलब ये है कि खलफशार पाकिस्तान में भी आएगा। उसके अलावा अफगान रेफ्यूजीज जो हैं वो ज्यादा पाकिस्तान में आएंगे। अब तो कुछ वापस जा रहे हैं, ठीक,
लेकिन ये है कि ये इम्कान जो है वो ख़त्म होता है। लेकिन अगर वो मौजूद रहते हैं तब उसकी मुसीबत पाकिस्तान के लिए ये होती है कि जब अफगानिस्तान में कोई वाक़या होता है टेररिज्म का, तो काबुल की हुकूमत और अमेरिका मिल के उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं। तो पाकिस्तान की मुश्किलात दोनों सूरतों में है। इसलिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने लिए अमेरिका के अलावा दूसरे ऑप्शंस देखे कि किस तरीके से वो अपनी सफारती हैसियत को मजबूत कर सकते हैं, और अमेरिका के साथ जरा थोड़ा सा एहतियात से पाकिस्तान को चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद है। गजनफर साहब, आप कैसे देख रहे हैं ट्रंप की जानिब से होने वाले इन इकदाम को? 7 मुस्लिम ममालिक के लोगों के ऊपर पाबंदियां वीजे की, और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से मजीद सख्त जो है वो स्क्रूटनी की बात उन्होंने की है कि अब ज्यादा मुश्किल हालात देखना पड़ेंगे। जहाँ तक तो 7 ममालिक की बात की और उसके बाद वीजा जो है उनकी बात की, तो उसमें तो आपको पता है कि इराक हो गया, लिबिया हो गया, अपना सीरिया हो गया, वो तो पहले ही एक तरह से टूट चुके हैं। सिर्फ इसमें मेंशनेबल चीज जो है वो ईरान है, और ईरान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात थे या जो चल रहे हैं वो आपको पता ही है कि उसमें बुश के जमाने में जो कुछ माहदे हुए थे उसको गालिबा ट्रंप जो है रिविजिट करने की कोशिश करेगा। जहाँ तक आपने बताया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जो उन्होंने कहा है, तो मेरा ख्याल जितनी सख्तियां आज हैं और जिस तरह वहाँ पे पाकिस्तान में खास तौर पे लोगों को 11-11 घंटे एयरपोर्ट पे रख के इंटरोगेट किया जाता है, किसी भी सूरत में उनको रोक लिया जाता है, इवन जब वो अमेरिका से आप एग्जिट कर रहे होते हैं तो वहाँ भी बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और क्या सख्ती कर सकते हैं। वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जब आप अमेरिका में कहते हैं एंटर होते हैं, वीजा के हिसाब से तो आपको पता है कि बड़ा पहले ही बहुत ज्यादा टाइट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। एक तो वीजा के इश्यूअर्स में बहुत डिले होती है, और लेकिन गजनफर साहब, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका की तरफ ही जाता है। अमेरिका से इमदाद की सूरत में, कैरी लूगर बिल की सूरत में पाकिस्तान को एक बड़ा अमाउंट भी मिलता है, जो कि हमारे बजट के हवाले से भी खासा सहारा बनता है। इन चीजों पर अगर मामला खराब होंगे तो क्या पाकिस्तान, आपको नहीं लगता कि थोड़ा मुश्किल वक्त देखना पड़ेगा पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को भी, पाकिस्तान की बजट के हवाले से भी? कैरी लूगर बिल या कोलेशन सपोर्ट फंड के पैसे तो आपको पिछले 2 साल से नहीं मिले। आखिरी 3 का जो किस्तें हैं वो अभी तक पड़ी, वो तो ओबामा के जमाने की पड़ी हुई, तो वो तो उन्होंने भी नहीं दी। अब ये तो आगे से तो ना उम्मीद रखेंगे ये देगा, ये तो भी किसी सूरत में भी नहीं देगा। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है और इमिग्रेशन के हवाले से, ये आपका कितना इनपुट आया आपके पैसे पे, अमेरिकन पैसे जो आपने कोलेशन सपोर्ट फंड की मद में जो पैसे खर्च कर दिए, तो कमिटमेंट थी एक, और वो कोलेशन सपोर्ट फंड 11 मुल्कों को मिलता है, खाली पाकिस्तान को तो नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने वो पैसे पे नहीं किए। तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी उस सूरत हाल से, हाँ, हमें जहाँ तक अपनी पॉलिसीज है, जैसे आप पहले हसन अस्करी साहब भी कहते हैं अफगानिस्तान के हवाले से कि अगर अमेरिका वहाँ से एग्जिट करता है और पूरा बोरिया बिस्तरा उठा के चला जाता है, जो वो नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ पे फैसिलिटीज डेवलप की हैं और जिस तरह उनका एक मकसद है कि वहाँ पे अंदर सिर्फ अमेरिकन का नहीं, उसके अंदर CIA का भी एक मकसद है, उसके अंदर पेंटागन का भी एक मकसद है, जो उन्होंने वहाँ पे हालात लगाए हैं उससे वो उस इलाके को पूरे को मॉनिटर करेंगे। तो मेरा ख्याल जहाँ तक तो पूरा कंप्लीट विड्रॉल है, हाँ उसमें थिनिंग आउट हो सकती है, लेकिन दोनों सूरतों में अगर वो चले भी जाते हैं और रह भी जाते हैं, पाकिस्तान को अपनी जो ऑप्शन हैं वो बहुत कैलकुलेटिवली और बहुत इमेजिनेटिवली और बहुत रियलिस्टिकली सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ अभी इस किस्म की चीजों को करने की लीडरशिप में कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि एक तो आपका फॉरेन मिनिस्टर है ही नहीं जो इंटरेक्ट करेगा किसी से, और आपको पता है अभी जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो इंटरनेशनल परसेप्शन डेवलप हो रही है, और जो डिवोर्स में जिस तरह हुआ और उनको खिताब भी उनको बोलने भी नहीं दिया है, तो इसमें ये चीजें हैं जो आपके ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर जो प्रेशर लेके आएंगी कि जब आप इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे किसी से इक्वल लेवल पे, जब आपके ऊपर बहुत सारे मतलब लीडरशिप के ऊपर बहुत सारे टेंटेड किस्म के वो चाहे वो सही है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन इल्जामात के अगर साए होंगे सामने जी आए हुए हैं वो बात सही होना या, लेकिन वो आए हुए तो हैं और वो इंटरनेशनल परसेप्शन है, इंटरनेशनली उसको कवर किया गया। अभी एक बहुत बड़ी मूवी आई है अपना पनामा पेंडोरा, उसके अंदर उन्होंने पूरी की पूरी मनी ट्रेस 1983 से लेके
नीचे तक ट्रेल कर दी है कि किस तरह प्लॉट ठीक, तो अपने मामलात भी बेहतर करने होंगे ताकि फिर बात सही से की जा सके दीगर ममालिक के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ हमने सूरत हाल पर बात की, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे जहां एक तरफ हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि मुल्क में तवानाई का जो बहरान है उसको ख़त्म करने के लिए जंगी बुनियादों के ऊपर कोशिशें की जा रही हैं, वहीं पे गफलत के मुजाहरे भी देखने आ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 6 साल पहले जो 440 मेगावाट की अरबों रुपए मालियत की पावर जनरेशन जो टर्बाइंस थी वो पड़े पड़े ख़राब हो रही हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं की गई। ये क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। न्यूज़ 5 में आपको खुश आमदेद कहेंगे, कुछ बात करेंगे मुल्क में तवानाई के बहरान के हवाले से, लेकिन उससे पहले एक तस्हीह हम करते चलें जो कि गलती हुई थी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब के हवाले से बात करते हुए ये अमूमी तासुर था कि उनका ताल्लुक सिंध से नहीं है या कराची से नहीं है, लेकिन उनके साहबजादे जो कि हमारा प्रोग्राम देख भी रहे थे उन्होंने कहा है कि उनका ID कार्ड जो है वो सिंध का ही बना हुआ है, कराची का ही बना हुआ है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कुछ हमने देखा था कि मुल्क में तवानाई के बहरान के हवाले से मौजूदा हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है और ये कहा जा रहा है कि 2018 लोड शेडिंग के खात्मे का भी साल होगा और उस हवाले से मुल्क में जो तवानाई का बहरान है उस पर बड़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा। साथ साथ ही बहुत ही नए नए मंसूबे भी ऐलान किए जा रहे हैं। बहुत से मंसूबों के हवाले से इतलात मिलती हैं कि उनको अब पाइपलाइन में शामिल कर लिया गया है, नेशनल ग्रिड में शामिल कर लिया गया, लेकिन कहीं पर गफलत के मुजाहरे भी देखने आए। 6 साल से कुछ मशीनरी टर्बाइंस जो कि पावर जनरेशन टर्बाइंस थी 13 ये UAE की जानिब से पाकिस्तान को दी गई थी तोहफे में। 440 मेगावाट बिजली पैदा करने की इन टर्बाइंस की सलाहियत थी, लेकिन ये टर्बाइंस इस्तेमाल नहीं की गई। अरबों रुपए मालियत की ये मशीनरी नाकारा हो गई। क्यों ऐसा हुआ, किसकी ये गफलत थी, पिछले दौर हुकूमत में भी इनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, और मौजूदा हुकूमत भी जो कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए बढ़ चढ़ कर दावे कर रही है। CPEC के तहत 2018 तक कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग को खत्म करना है, बहुत सारे और प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मियाँ इमरान अरशद, नुमाइंदा खुसूसी, इन्होंने खासी तहकीक के हवाले से। मियाँ इमरान, ये क्या सूरत हाल है? एक तरफ तो दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं कि लोड शेडिंग खत्म की जाएगी, बड़े बड़े हम देख रहे हैं कि कोयले से लेके पावर जनरेशन के दीगर प्लांट्स लगाने के लिए ऐलान किए जा रहे हैं कि तोहफे में मिलने वाली अरबों रुपए की जो टर्बाइंस थी ये इस्तेमाल नहीं की गई। ये पिछली हुकूमत में भी आई, वहां पर भी उस दौर में भी ये सड़ती नहीं और अब मजीद ये सड़ रही हैं। देखिए फरहान, बात यह है कि माले मुफ्त दिले बेरहम का मामला है। ये टर्बाइंस में इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहूंगा। ये बेसिकली 13 टर्बाइंस हैं जो कि बायोफ्यूलर हैं। ये गैस टर्बाइंस भी हैं, नेचुरल गैस पे भी चलती हैं, और इनका स्टैंड बाय फ्यूल जो है वो हाई स्पीड डीजल है। ये दोनों फ्यूल्स पर चल सकती हैं, एक में प्रॉब्लम हो तो दूसरा चला सकता है। ये बुनियादी तौर पर अबू धाबी प्लांट में नस्ब थी और UAE गवर्नमेंट उसको अपग्रेड करना चाह रहा था, जिस पर पाकिस्तान से जिक्र किया गया कि आपके पास पावर इश्यूज हैं, आपके पास क्राइसिस हैं इंतहाई लेवल के, तो क्या आप ये टर्बाइंस लेना चाहेंगे। हमने ये उन्होंने खुद नहीं दी, हमने ये एक्सेप्ट की हैं, ये तोहफा हमने लिया है, जिसके बाद ये कराची पोर्ट तक वो खुद पहुंचा कर गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी वही बात है, लाद दे लदा दे, लादने वाला साथ दे, यानी हर काम आप ही कर दो, हम नहीं कुछ कर सकते, वी आर नॉट कैपेबल इनफ। अब जिस टाइम ये कराची पहुंच गई, गवर्नमेंट ने 2010 में डिसीजन किया कि फैसलाबाद में चूंकि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी ज्यादा है, इंडस्ट्रियल इलाका है, वहां पर इन गैस टर्बाइंस को साबिका पावर गैस टर्बाइंस के साथ ही लगाया जाए एक नए प्रोजेक्ट के तौर पर। जब ये टर्बाइंस वहां पर पहुंच गई तो अब बुनियादी चीज ये थी कि इनके वहां से आने से पहले, UAE से आने से पहले इनकी फिजिबिलिटीज तैयार की गई थी, प्रॉपर इन पर काम करने के बाद ये टर्बाइंस वसूल की गई थी। जब ये वहां पहुंच गई तो याद यहाँ भी उस वक्त काम की हालत में ये थी या इतनी खस्ता हाल हो गई थी कि UAE ने दे दी पाकिस्तान को? 5 और फेम 6 की बेहतरीन फंक्शनल टर्बाइंस हैं। नेस्पाक पाकिस्तान का एक काबिल एतमाद इदारा है, हर कोई इसको जानता है। उसकी अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये बात कहती है कि ये टर्बाइंस आने वाले 25 साल के लिए पाकिस्तान को 440 मेगावाट बिजली हमारे नेशनल ग्रिड में शामिल कर सकते हैं।
मामूली मेंटेनेंस जो कि सालाना बुनियादों पर 2 हफ्ते के शटडाउन के साथ होती हैं, वही थी जो हर प्लांट की दुनिया के हर मुल्क में होती है, वही काम इसके साथ था। अब मैं यहां पर थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, ये सिर्फ 440 मेगावाट की टर्बाइन्स ही नहीं थी, इसके साथ मुख्तलिफ चीजें जो अशियाए जरूरिया पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर लगती हैं वो भी इसके साथ मौजूद थी। तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, लेकिन जब ये यहां पर आ गई, फिजिबिलिटीज हो गई, एनवायरमेंट रिपोर्ट इसकी तैयार हो गई। मैं 2-3 चीजें यहां पर बताना चाहूंगा कि जब भी कोई पावर प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज, उसके लिए जमीन, लैंड मौजूद है, 3-3.5 एकड़ रकबा जो कि बिल्कुल इसी 4 दीवारी में है जहां पर साबका गैस पावर प्रोजेक्ट चल रहा है फैसलाबाद का, उसी में वहां पर ही ये टर्बाइन्स पड़ी हुई हैं, इस टाइम पर गल सड़ी हैं। गुज़श्ता 6 साल से जमीन मौजूद है, इसको एलोकेट की गई थी। दूसरी चीज, इसके पानी के हवाले से, पानी एक बहुत अहम नीड है। साबका गैस टर्बाइन्स जो हैं उनको भी राह ब्रांच कैनाल से पानी दिया जा रहा था और वही राह ब्रांच कैनाल इसके लिए भी इस्तेमाल होनी थी। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि 1000 मीटर क्यूब पर और इसकी रिक्वायरमेंट थी पानी की, और राह कैनाल इससे बहुत ज्यादा पानी सप्लाई कर सकता है। 2 हफ्ते की शटडाउन है कैनाल का, और उस टाइम पर जब यह भल सफाई की जाती है उसके लिए अल्टरनेटिव ट्यूबवेल्स मौजूद हैं जो इस प्लांट को पानी की जरूरत पूरी कर सकते हैं। तीसरी बात कि जब भी बात की जाती है बायोफ्यूलर टर्बाइन्स की, तो उसका दूसरा फ्यूल चूंकि हाई स्पीड डीजल है, उसके लिए निशाताबाद से प्रोजेक्ट तक एक प्रॉपर रेलवे ट्रैक मौजूद है जो फंक्शनल है। उस ट्रैक से पीएसओ के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन टर्बाइन्स के हवाले से, वो यहां पर सेकंड फ्यूल पहुंचा सकती थी, लेकिन हमने कोई काम नहीं किया। चौथी बात बताना चाहूंगा, वेस्ट ट्रीटमेंट। इस प्लांट की वेस्ट ट्रीटमेंट के हवाले से भी इंतजामात, फैसिलिटीज मौजूद हैं फैसलाबाद प्लांट में। और आखिरी बात, EIA रिपोर्ट। EIA रिपोर्ट भी इस प्लांट को फिजिबल कहती है। तो मामला कहां पर है? नेचुरल गैस की बात की जाती थी, तो अगर हम ये बात कहें कि इनके पास नेचुरल गैस मौजूद नहीं है, तो सर मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहूंगा कि रिसेंटली 2016 में 1200 मेगावाट का प्लांट लगाया जा रहा है मुजफ्फरगढ़ में, और उस प्लांट से वो भी गैस पे चलेगा। अगर 1200 मेगावाट के लिए आपके पास नेचुरल गैस मौजूद है तो ये 440 मेगावाट का था। और एक और पावर प्लांट जो गुड्डू में लगाया जा रहा था, 243 मेगावाट की 2 टर्बाइन्स थी, टोटल ये 486 मेगावाट के करीब तकरीबन बनता है। 486 मेगावाट आप दूसरी जगह नेचुरल गैस पे लगा रहे हैं, तो यार इसके लिए भी लगाया जा सकता था ना। या उनमें इसको एडजस्ट किया जा सकता। फिर क्या वजह बनी, क्यों नहीं इसको इस्तेमाल किया गया? क्यों ये मशीनरी गल रही है, सड़ रही है, लेकिन इसको नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? क्या इसलिए कि तोहफे में मिले, कोई खरीदारी नहीं होगी, कोई नया टेंडर नहीं दिया जाएगा, कोई रास्ता नहीं निकलेगा? प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हमेशा, मैंने पहले बात की, माले मुफ्त हो तो दिले बेरहम हो ही जाता है। मैं यहां पर रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहूंगा कि व्हेन इट कम्स टू द स्टेट अफेयर्स, जब स्टेट्स के आपसी ताल्लुकात होते हैं तो क्लियर बात है उनमें कोई रोमांस नहीं होता, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। अगर अबू धाबी गवर्नमेंट की जानिब से, यूएई गवर्नमेंट की जानिब से यहां पर ये टर्बाइन्स भिजवाई गई थी, तो ऑब्वियसली उनके भी कुछ इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं, और वो पाकिस्तान को पे बैक करना है इन डिफरेंट कंडीशन, जो कि हमें करना भी पड़ते हैं। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि इंतहाई क्रूशल क्राइसिस के बावजूद हमने इनको इस्तेमाल नहीं किया, शायद, जो कि एक पॉसिबल सिचुएशन है। हमारे जराए भी यही बात कहते हैं कि नई परचेज नहीं हो सकेगी। ये पावर प्रोजेक्ट सिर्फ 192.3 मिलियन रुपीस के साथ मुकम्मल हो सकता था, जो कि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में भी है, लेकिन शायद ये मिलियंस थे, बिलियंस नहीं थे, क्योंकि हमारे पास फ्रेम 5 और फ्रेम 6 की 13 टर्बाइन्स फ्री में मौजूद थी, उनका इक्विपमेंट मौजूद था। अब जब परचेज नहीं होगी तो कमीशन नहीं बनेगा, कमीशन नहीं बनेगा तो हमारे बड़े अनफॉर्चुनेटली अपनी मामलात को एक्सेल करने की तरफ से प्रॉपर तरीके से नहीं जा सकेंगे। इट वॉज एन इशू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अगर आपके पास पावर क्राइसिस ऐसे ही चलते रहेंगे तो आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी, फैसलाबाद जैसा इलाका सफर करता रहेगा। ठीक, यानी कि अपनी जाती हम देख रहे हैं कि कुछ दीगर मफादात की वजह से ये एक जो कि तोहफे में मिली हुई टर्बाइन्स थी और अरबों रुपए मालियत की थी, उनको गलने सड़ने के लिए
छोड़ दिया गया है। दावे और वादे तो किए जा रहे हैं कौम से 2018 में लोड शेडिंग के खात्मे के हवाले से, लेकिन उस पर किस तरह से अमल दरामद हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। मियां इमरान हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ खेल के मैदान के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से वापस तो आ गई है, लेकिन टेस्ट सीरीज से लेके वनडे में भी जो सूरत हाल रही, और उसके बाद अब सब सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि क्या किया जाए, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ 5 में आपको खुश आमदेद कहेंगे। कुछ बात करेंगे क्रिकेट की सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से वापस तो आई है, लेकिन शर्मनाक शिकस्तों के दाग लेकर वापस आई है। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ में जिस तरह से वाइट वॉश हुए हम ऑस्ट्रेलिया के हाथों, फिर इसके साथ साथ ही वनडे सीरीज़ में 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त तो शिकस्त थी, लेकिन हमने देखा कि उसमें कहीं पर भी टीम का वो खेल भी नज़र नहीं आया। खुद कोच मिकी आर्थर और दीगर टीम मैनेजमेंट से लेके बोर्ड के ऑफिशियल्स भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी से लेकर उनकी फिटनेस के मसाइल, उनकी फील्डिंग के मसाइल पर परेशानी नज़र आए। पाकिस्तानी बॉलिंग, जो कि हमेशा बॉलिंग की बुनियादों पर हमने कई मैचेस जीते, लेकिन वो भी इस मैच में उस तरह से इन मैचेस में भी नज़र नहीं आई। मोहम्मद आमिर भी अपना कोई रंग नहीं जमा सके। बाबर आजम एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर सामने आए जिनकी नुमाया कारकर्दगी थी। 36 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई सेंचुरी हुई पाकिस्तान की जानिब से, वो उन्होंने की। ज़हीर अब्बास साहब का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा। अब बाबर आजम ने ही, अगर बात की जाए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में भी 3 सेंचुरीज स्कोर की थी, जो कि खुद ज़हीर अब्बास साहब का रिकॉर्ड था, वही उन्होंने तोड़ा था। लेकिन जो दीगर सीनियर खिलाड़ी थे टीम के, उनसे जिन परफॉर्मेंस की, जिस कारकर्दगी की तवक्को थी, वो पूरी नहीं हुई है। और मसाइल फिटनेस के भी नज़र आए, फील्डिंग के भी नज़र आए, साथ साथ में वज़न के बढ़ने के भी मसाइल खिलाड़ियों के नज़र आए। शर्जील खान हुए या उमर अकमल, खासा वज़न इन्होंने बढ़ा लिया अपना, और खेल में वो कारकर्दगी भी नहीं दिखा पाए। कोच मिकी आर्थर ने यह वाज़ेह तौर पे कहा है कि ख़राब फील्डिंग ने और डेविड वार्नर की अच्छी बैटिंग ने पाकिस्तान को इस सूरत हाल से दो चार किया। फील्डिंग तमाम हमने देखा कि मैचेस के अंदर ख़राब ही पाकिस्तान की जानिब से नज़र आई। जहां पर अगर बैट्समैन कुछ कर भी गए तो वहां पर भी हमने देखा कि बॉलर्स नहीं संभाल पाए, या फिर फील्डर्स ने उन मौक़ों को गंवा दिया जिनसे जीत यकीनी हो सकती थी। अब इस बात पर गौर किया जा रहा है कि क्या एक ही कोच हो जो कि तीनों फॉर्मेट की सीरीज़ को चलाए, या फिर जिस तरह मिसबा टेस्ट की कप्तानी करें और सरफराज को वनडे टीम और टेस्ट टीम और T20 टीम की कप्तानी के फरीज़े अंजाम देने के लिए तैयार किया जाए। उसके लिए खासा जो ऐलान का इंतज़ार भी किया जा रहा है मिसबा उल हक की जानिब से है कि वो अभी मुस्तकबिल का अपने क्या फ़ैसला करते हैं, और उनके फ़ैसले के बाद ये तय किया जाएगा कि तीनों फॉर्मेट के एक ही कप्तान होंगे या अलग अलग होंगे। लेकिन बहरहाल अगर बात की जाए खुद कोच मिकी आर्थर की रिपोर्ट के हवाले से या क्रिकेट मुबसरीन के हवाले से, फील्डिंग के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है, और फिटनेस के जो मसाइल हैं उनको भी हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस पर जंगी बुनियादों पर काम किया जाए। इसके साथ ही न्यूज़ 5 का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँचता है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। खुदा हाफ़िज़।